सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। भारत के पड़ोसी देश चीन की फितरत बदलने वाली नहीं है। गलवान में मात खाने के बावजूद चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिमाकत दिखाने की कोशिश की और इस बार भी उसे शर्मनाक शिकस्त का सामना ही करना पड़ा है। चीन की फितरत को देखते हुए भारत ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए सेना के हाथ में वज्र लग चुका है, जिसके हाई वोल्टेज झटके से पीएलए का दिमाग जरूर ठिकाने आ जाएगा। साल 2017 में डोकलाम में चीन की साजिश नाकाम। जून 2020 में गलवान में तोड़ा ड्रैगन का अभिमान। अब दिसंबर 2022 में तवांग में भी रौंदा गया चीनी सेना का गुरु। जब चीन की ओर से गुस्ताखी की कोशिश हुई, तब उसे शर्मिंदगी वाली शिकस्त झेलनी पड़ी। We hooligans, are we mafia, or are we a professional army? Is that the level that PLA has gone down to? Yeah. Hooliganism and street fighting? Or are they a professional 21st century army? On one side they try to show their technological prowess. On the other side they're coming with barbed wire clubs. It is ridiculous. This is not only of 2020, they try to come every year. And every year they make 2-3 such attempts to come and they're rebuffed every time. Okay. Of course, from their side also they must be having some pressure from their senior commanders. भारतीय रणबांकुरों ने हर बार अपने अदम्य शौर्य और पराक्रम से दुश्मन को दिखा दिया कि भारत की ओर आंखें उठाने वालों का अंजाम कितना खौफनाक होगा। चीन की चालबाजियों पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पहले से तैयार है और उस तैयारी को और धार दिया जा रहा है। 9 दिसंबर को तवांग के यांगत्से में चीनी सेना ने नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसका तोड़ अब भारतीय सेना ने निकाल लिया है। लद्दाख से सिक्किम तक भारतीय सेना के हाथों में वज्र की ताकत मिल चुकी है, जो ड्रैगन पर न सिर्फ नकेल कसेगी बल्कि उसे करंट के झटके भी देगी। इसका जो 75% एरिया है दैट इज इलेक्ट्रीफाइड और यार का नाम क्या है? इसका नाम वज्रा है। 75% इसका इलेक्ट्रीफाइड है और इसमें ये मेटल का बना हुआ है। देयर इज अ मेटल स्पाइक्स ऑन इट टू पंचर द बुलेट प्रूफ व्हीकल्स एज वेल एज टू हिट समवन। ठीक है, देयर इज अ ऑपरेटर स्विच है। हम इसे जब प्रेस करते हैं तो और इसके बाद किसी पर भी हिट करते हैं तो ही गेट्स अ शॉक। अब मैं आपको समझाऊं, वज्र हमारे जो पुराण हैं, कथाएं हैं, उसमें वज्र का इस्तेमाल होता कि कैसे वज्र जैसा एक बड़ा हथियार था जिसकी मार से कोई नहीं बचता था। झुंड बनाकर आने वाले चीनी फौजों से मैन टू मैन कॉम्बैट में भारतीय सेना को वज्र के तौर पर नई ताकत मिली है। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय स्टार्टअप ने ऐसा वज्र बनाया है जो चीन की बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी भेद सकता है। दूसरा, एलएसी पर कई इलाकों में चीन बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर के आता है। जैसा मोहित ने बताया, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को आप लाठी डंडे से नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर वज्र मारा किसी ने पूरी ताकत से तो बुलेट प्रूफ का शीशा चटक जाएगा कम से कम। बिल्कुल, 3-4 वॉर में टूट भी सकता है। बिल्कुल। 29 नवंबर 1996 में भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 6 में कहा गया था, एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी देश गोलीबारी नहीं करेगा, जैविक हथियार या हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, ब्लास्ट ऑपरेशन या बंदूकों और विस्फोटकों से हमला नहीं करेगा। समझौते के तहत गोलीबारी का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, लेकिन चीन कहां बाज आने वाला है। चीनी सैनिक लाठी डंडों और नुकीले हथियारों के साथ
पत्थरबाजी के जरिए भी गुस्ताखी की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इस जैकेट की खासियत क्या है? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, ये मैं देख रहा हूँ फिट टू बॉडी है, बहुत लाइट वेट है, ये मुझे किस तरह के हमलों से बचा सकती है? जैसा कि हम वहां देखते हैं कि वहां पथराव की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। कई बार उधर से पत्थर फेंके जाते हैं, इधर से भी पत्थर फेंके जाते हैं, उधर से कुछ नुकीले चीजों से वॉर किया जाता है, चाकू, कुल्हाड़ी, वॉटेवर। तो ये स्टैब से बचाता है, मतलब आपको कोई भी नुकीली चीज अगर आपकी बॉडी पे आती है तो रेजिस्ट करता है उसे, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इस तरह के नुकीले पदार्थों, नुकीली चीजों से जैसे कि मैं अगर मैं आपको इस नुकीले इससे मैं हिट करूं तो इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, मुझे बिल्कुल इसमें आभास नहीं हो रहा है, बिल्कुल मेटल शीट हो रही है लेकिन मुझे घाव नहीं पहुंचा रहा। इसीलिए तो आपको एक तरह से डिफेंस इक्विपमेंट है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी दुश्मनों की चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस रखी है। इस तरह के शील्ड का इस्तेमाल आपने दंगों में देखा होगा। एलएसी पर भी जब चीनी ऊंचे इलाकों से आते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर चलाते हैं, कई जवान घायल होते हैं। शील्ड आमतौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये कोई साधारण शील्ड नहीं है। इसमें खास क्या है मोहित? इसमें भी आप जो शील्ड देख रहे हैं नॉर्मली पत्थरों से बचाती है, बट ये हम चीनी सैनिकों को बाहर खदेड़ने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि कोई हमारे ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करता है तो इसके जितने ब्लैक रीजन देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रीफाइड, और साथ में इसके स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ है टू टेम्पररी डिस्टॉर्ट। स्कोप क्या काम करता है? जो उनकी, जैसे हम कैमरा के इफेक्ट देखते हैं कि कैमरा जब फ्लैश क्लिक होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, उसी तरीके से जब कोई सामने से रात में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये फ्लैश जलते ही आंखों की थोड़ी सी विजन आप कह सकते हो डिस्टॉर्ट होती है, और हमारे एड ऑन एडवांटेज मिलता है कि हम उन्हें काउंटर कर सकें। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी के साथ ही भारत एलएसी पर वायुसेना की विराट शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। एयरफील्ड्स को एक्टिव किया गया है, हेलीकॉप्टर्स और जेट उड़ान भर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के साथ जितनी शक्ति बढ़ेगी, युद्ध की संभावना उतनी ही कम होगी। हालांकि इसका कनेक्शन तवांग मामले से नहीं बताया गया है। वायुसेना का ये पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक है, लेकिन संदेश तो इसका उससे जुड़ता है ही। आसमान में गरजते फाइटर जेट, दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले हेलीकॉप्टर्स और शत्रु को चकमा देने वाले यूएवी के बेड़े के साथ भारत की वायुसेना चीन की सीमा के पास शक्ति प्रदर्शन कर रही है। चीन भाप गया है कि हिंदुस्तान, हमारी फौज और हमारी वायुसेना चीन के किसी भी अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार तत्पर है। हमारे जांबाज सैनिक और हमारे बहादुर पायलट आदेश मिलते ही चीन की फौज के ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक और चीज ये है कि फिलहाल हमारे पास एक से एक बढ़िया अस्त्र शस्त्र, हवाई जहाज और मनोबल है, ताकि चीन की जो टेढ़ी निगाह है हमारी फौज उसका सही जवाब दे सके। चुनौतीपूर्ण माहौल में अपनी सामरिक तैयारियों को परखने के लिए भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान इस बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं को परखने के मकसद से हो रही इस एक्सरसाइज को चीनी सीमा से सटे 4 एयरबेस तेजपुर, चाबुआ, जोरहट और हाशीमारा से संचालित किया जा रहा है, जो दुश्मन को संदेश देने के लिए काफी है कि ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारना जानता है। नोएडा से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में विवाद के समय ही भारत ने चीन से सटी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर लेजर गाइडेड मिसाइल और मॉडर्न ड्रोन से लेकर आर्टिलरी गन तैनात कर दिया था। चीन की चालबाजियों को देखते हुए रक्षा बजट भी बढ़ाया जा चुका है और साथ ही एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर है।
अरुणाचल प्रदेश में सड़क के साथ ही सुरंग, पुल और एयरबेस का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी मुश्किल हालात में बॉर्डर तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। तवांग में अगर चीन को मुंह की खानी पड़ी तो उसकी वजह है भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पुख्ता हो चुकी है। इसी का नतीजा है कि चीन को बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो चीन ने अपनी चालबाजी की शुरुआत 1999 में ही कर दी थी और वो अपनी वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के तहत तिब्बत में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अब इसमें पीछे है। भारत ने पिछले कुछ साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी तरक्की की है। भारत ने 2014 से अब तक एलएसी पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जाल काफी मजबूत किया है। 2014 से 20 के बीच भारत में 4,764 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। सीमावर्ती सड़कों का बजट भी 2014 से 2020 में 23,000 करोड़ से बढ़कर 47,000 करोड़ हो गया। 2014 से 2020 के बीच करीब 14,000 मीटर पुलों का निर्माण हुआ था। 2008 से 2014 में सीमा पर सिर्फ एक सुरंग का निर्माण हुआ था, जबकि 2014 से 2020 के बीच 6 सुरंगों का निर्माण किया गया। जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरह से इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में कर रहा है, चीन का उससे चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अकेला ऐसा कारण नहीं है कि उसको ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के पार आना पड़ा, गलवान जैसा क्लैश करना पड़ा और अभी 9 दिसंबर को यांगसे में क्लैश करना हुआ। उसकी डिजाइन है कि वह भारत को विकास के रास्ते से रोक करके बॉर्डर पर ही एक्टिविटीज में सीमित करके फंसा दे, ताकि भारत जो विश्व परिदृश्य में अपना स्थान बनाना चाहता है उसमें कमी हो, उसमें रोक हो। आज भारतीय फौज का मनोबल आसमान में है। इसकी वजह है बेहतर सुविधाएं। देश के रणबांकुरों को पता है कि हालात बिगड़े तो फौरन उनके दूसरे फौजी साथी मदद के लिए पहुंच जाएंगे और फिर सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे। बीते कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है, जिसकी वजह से सरहद तक सेना का पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। अब देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जबरदस्त काम किया है और जबरदस्त काम ऐसे किया है कि उसने उन सीमावर्ती इलाकों को तक सड़कों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया है। तो यहाँ पर चाहे भीषण ठंड हो, आप देखिए बर्फ यहाँ पड़ी नहीं है, लेकिन आप जहां जहां भी देखेंगे एलएसी के तमाम इलाकों में, तो वहां पर आपको ऐसे जाता हुआ पानी ऐसे जमा हुआ नजर आ जाएगा जो देखने में स्नो जैसा लगता है, पर अंग्रेजी में अगर हम स्नो और आइस का फर्क आपको समझाएं तो वो आइस है, स्नो नहीं है। ये बर्फबारी नहीं हुई है बल्कि जमकर ये पानी बर्फ बना है। तो चूंकि हमारे पास वो सड़कें हो गई हैं, इस वजह से सुदूर के पोस्ट पर भी जो सैनिक हैं उन्हें तेजी से तेज रफ्तार के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। और 12 महीने केवल हमारे सैनिकों की तैनाती नहीं रहती है, बल्कि बीआरओ के ये जो कर्मयोद्धा है वो सब भी इन इलाकों में इस भीषण ठंड और इस ऊंचाई के बावजूद अपने काम में लगे रहते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं। हाल ही में बीआरओ ने भी एलएसी और एलओसी तक जाने वाली सड़कों पर 24 ब्रिज और 3 सड़कों को देश को समर्पित किया था, जिसमें लद्दाख में 5 ब्रिज, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 ब्रिज शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में चीन की सीमा से लगे इलाकों में करीब 2100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जिसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लद्दाख में दुर्बुक से श्योक होते हुए दौलत बेग ओल्डी सेक्टर तक जाने वाली डीएसडीबीओ सड़क पर भी 2 ब्रिज बनाए गए हैं। ये वही सड़क है जिसके निर्माण के बाद से ही चीन की बेचैनी बढ़ गई थी और इसके बाद चीन ने भारत के साथ अब तक के सबसे लंबे विवाद को जन्म दिया। अगर सड़कों की बात करें तो लद्दाख में ही 19,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले मोटरेबल रोड बनाकर बीआरओ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसी रूट पर 52 किलोमीटर लंबी सबसे महत्वपूर्ण सड़क चिसुमले डेमचौक सड़क को तैयार किया है, जो कि एलएसी से महज 15 किलोमीटर दूर है।
इससे डेमचौक से लेह आने जाने वाले लोगों और सेना के मूवमेंट में आसानी होगी। सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ही सड़कें बनाती है और उन लोगों ने पहाड़ों का सीना चीरकर पिछले कुछ सालों में ऐसी जगहों पर सड़कें बनाई है जिसके बारे में पहले सोचा नहीं जा सकता था। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच सेला टनल की भी चर्चा जोरों पर है। सेला टनल भारतीय सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन होगी। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सेला सुरंग लगभग बनकर तैयार है और इसके जनवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। इस सुरंग के जरिए चीन की सीमा के पास से गुजरने वाले तवांग सेक्टर तक मिसाइल और टैंक आसानी से पहुंच जाएंगे। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। भारत का रक्षा बजट बढ़ाया गया है। सेना को विदेशी और स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में विवाद के बीच भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइल, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन, अत्याधुनिक कार्बाइन, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के अनुरूप तैयार टैंक को भी तैनात किया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेना को लेटेस्ट हार्डवेयर से भी लैस किया जा रहा है। चीन को भारत की ताकत का एहसास हो चुका है और उसकी बौखलाहट के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। भारतीय सेना की ताकत हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। तभी तो ये कहा जा रहा है कि ये 1962 नहीं है। पिछले कुछ समय में भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। यूं तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही चीन की नजर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर अटकी हुई है। आखिर तवांग में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए चीन लगातार साजिश रच रहा है? देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने से लेकर चीन का अचानक अरुणाचल में आक्रामक होना कई सवाल खड़े करता है। आखिर अरुणाचल और तवांग को लेकर चीन के मन में क्या चल रहा है? दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता रहा है। साल 1962 के युद्ध में चीन पश्चिमी क्षेत्र में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। युद्ध खत्म होने के बाद अक्साई चीन पर वो कब्जा जमाए रहा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर पीछे हट गया। अरुणाचल से पीछे हटने पर लगा कि चीन अब यहाँ दखल नहीं देगा, लेकिन 1980 में चीन ने फिर से भारत के नॉर्थ ईस्ट में करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा जताना शुरू कर दिया। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार के साथ अरुणाचल की सीमा जुड़ती है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। उसका दावा तो पूरे राज्य पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर अटकी है। तवांग अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में है, जहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं। चीन 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ था। जो मौजूदा रिजीम है जिसमें शी जिनपिंग उसके हेड हैं, और उसके बाद से उसने कई देशों को अपने में जबरदस्ती शामिल किया, जिसमें तिब्बत भी शामिल है। तिब्बत को अपने में शामिल करने के बावजूद तिब्बत की जो जनता है वो चीन के साथ में नहीं है। वह अरुणाचल में चूंकि एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री है तवांग में, जो तिब्बत में लहासा के बाद दूसरी सबसे बड़ी मोनास्ट्री है, अपने को तिब्बत के लोगों के साथ पाने की होड़ में वह तवांग और अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा कब्जे की बात करता है, अपना क्लेम करता है और उसको साउथ तिब्बत मानकर भारत के पास इस तरह की बातें करता रहता है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश और त्वांग को भारत का हिस्सा करार देते हैं। त्वांग वही जगह है जहां पर तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले पहुंचे थे। इसी वजह से चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता मानता है। चीन को डर है कि दलाई लामा तवांग में अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। चीन कहता है कि 15वीं शताब्दी के दलाई लामा का जन्म त्वांग में हुआ था, इसीलिए त्वांग तिब्बत का हिस्सा है। लेकिन सच तो यह है कि 1914 में आजाद तिब्बत की प्रतिज्ञा चाहता है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा अभी भारतीय सेना के पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जाने का चीन का प्रयास
भारत और भूटान दोनों के लिए एक सुरक्षा खतरा है। चीन इस इलाके में रेलवे लाइनों के अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिससे युद्ध के समय उसकी सेना को बड़ा एडवांटेज मिल सके। तवांग में चीन के जांबाजों ने चीनी सैनिकों की हेकड़ी निकाल दी है, जिससे तवांग में खुशी की लहर दौड़ गई है। सेना के जवानों के रणकौशल के तवांग के लोग कायल हो गए हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में। तो हम लोग कितना बहुत प्राउड फील होते हैं। इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं यहाँ में तवांग में बैठ के, और हमारा ये क्या इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ में। और यहाँ में कुछ मतलब टेंशन नहीं है, हम लोग सेफली कहीं भी जा सकते, स्कूल और कुछ ऐसे मतलब कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तवांग के लोगों को पूरा भरोसा है कि भारतीय फौज की बदौलत तवांग की खूबसूरती एकदम बरकरार रहेगी और दुश्मन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।